जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे से जुड़ा हुआ है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामला है। बात करेंगे ईरान की और बात करेंगे अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका ये वही जगह है जहां पर भारत भी बहुत सारी चीज़ें कार्य करते रहता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन हम जानेंगे कि ईरान ने अभी क्या दावा किया है, ईरान का क्या दावा है, और साथ ही साथ ये जानेंगे कि पिछले कई वर्षों में किन किन देशों ने इस पर दावा किया है, किन किन देशों ने इसे अपना बताया है। अंटार्कटिका पर स्वामित्व के लिए ईरान के हालिया दावे ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्तब्ध कर दिया है। हम थोड़ा सा आपको अंटार्कटिका के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले ईरान ने क्या कहा है उसकी बात हम करेंगे। दक्षिणी ध्रुव में उपस्थिति स्थापित करने की ईरान की योजनाओं को रेखांकित करते हुए कमांडर रियर एडमिरल शाहराम ईरानी की घोषणा ने व्यापक चिंता और अटकलों को जन्म दिया है। तेहरान के इस अप्रत्याशित कदम ने कई लोगों को इस तरह के दावे के पीछे की प्रेरणा और वैश्विक भू राजनीति पर इसके संभावित प्रभाव पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया है। ऐतिहासिक रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान और शांतिपूर्ण सहयोग के लिए समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका में सैन्य उपस्थिति की कल्पना मात्र से ही ईरान के इरादों की गहन जांच शुरू हो गई है, और हर कोई देश अब ये जानने की कोशिश कर रहा है कि ईरान क्या सोच रहा है, ईरान ऐसा क्यों करना चाह रहा है, ईरान क्या चाहता है। और अंटार्कटिका के बारे में थोड़ा सा आपको बताएं तो अंटार्कटिका दुनिया का सबसे दक्षिणी और पांचवां सबसे बड़ा महाद्वीप है। समय के साथ विभिन्न देशों द्वारा अन्वेषण का तात्पर्य खोज और क्षेत्रीय दावों का विषय रहा है। यहाँ पर ज़्यादातर खोज से संबंधित चीज़ें, यानी कि खोज से संबंधित जो संस्थान है वो यहाँ पर लगाए जाते हैं। हालांकि 1 दिसंबर 1959 को अंटार्कटिक संधि के रूप में जाना जाने वाला एक ऐतिहासिक समझौता अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्रिटेन, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 1 दर्जन देशों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। और सोवियत संघ, जो आज का रूस है, वो समझ सकते हैं USSR करके होता है। इस संधि का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देते हुए शांतिपूर्ण उद्देश्यों, वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए अंटार्कटिका को संरक्षित करना, सैन्य गतिविधियों, परमाणु परीक्षण और खनिज अन्वेषण पर रोक लगाना था। ईरान के नौसैनिक प्रमुख रियर एडमिरल शाहराम ईरानी तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने अंटार्कटिका में ईरान के स्वामित्व अधिकारों का दावा करते हुए ईरानी झंडा फहराने का इरादा जताया। मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट MEMRI द्वारा अनुवादित ईरानी की टिप्पणियों में दक्षिणी ध्रुव में एक नौसैनिक अड्डे के निर्माण की योजना का जो संकेत दिया, उससे दुनिया में खलबली मच गई। ईरानी ने दक्षिणी ध्रुव में ईरान के संपत्ति अधिकार, यानी कि वहां पर अपना दावा होने की घोषणा की। अंटार्कटिका पर स्वामित्व के ईरान के हालिया दावे, जो उसके नौसेना प्रमुख कमांडर रियर एडमिरल शाहराम ईरानी द्वारा व्यक्त किया गया है, ये दुनिया भर में भौवें चढ़ा दी हैं और हर कोई अब ईरान की तरफ तिरछी नजरें गड़ाए हुए है। रियर एडमिरल शाहराम ईरानी ने पवित्र रक्षा सप्ताह के उपलक्ष्य में एक समारोह के दौरान 86वें फ्लोटिला को संबोधित करते हुए दक्षिणी ध्रुव के बर्फीले विस्तार में अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराने की योजना को स्पष्ट किया है। साथियों, आपको एक बात की जानकारी दे दें कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये इंग्लिश पेपर है, जिसका हम हिंदी वर्जन आपको सुना रहे हैं। तो ये इसमें शब्द जो है, आपको हिंदी के महत्वपूर्ण शब्द, आप जानते हैं जब गूगल ट्रांसलेट करता है तो हिंदी के जो शब्द हैं वो काफ़ी कठिन शब्दों को यूज करता है, तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेशन से बात करते हुए ईरानी ने अंटार्कटिका में उपस्थित स्थापित करने के रणनीतिक महत्व को रेखांकित किया और क्षेत्र में नौसैनिक अड्डे के निर्माण के साथ आगे बढ़ने से पहले पर्यावरण अध्ययन और रसद तैयारियों की आवश्यकता पर जोर दिया। यह उद्घोषणा अपनी नौसैनिक क्षमताओं का विस्तार करने और अपने पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र से कहीं आगे तक अपनी पहुंच बढ़ाने के ईरान के व्यापक एजेंडे के अनुरूप है। विशेष रूप से रियर कमांडर हबीबुल्लाह शयारी ने ईरान की समुद्री महत्वाकांक्षाओं को रेखांकित किया। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक बिजली प्रोजेक्ट करने की देश में जो रफ्तार है या देश की जो क्षमता है उस पर जोर दिया है। सरकारी प्रेस टीवी द्वारा उद्धृत सैयारी की टिप्पणी अन्य देशों की समुद्री सीमाओं के प्रति गैर आक्रामकता के रुख को बनाए रखते
रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय जल में अपने हितों की रक्षा करने के ईरान के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। यह रणनीति रूस फारस की खाड़ी में बढ़े तनाव के बीच आया है, जिसमें ईरान इस क्षेत्र में अमेरिकी नौसैनिकों उपस्थिति जो अमेरिका के नौसैनिक उपस्थित हैं में वृद्धि से उत्पन्न कथित खतरों का जवाब दे रहा है। यानी कि अमेरिका को ये कहीं ना कहीं आंखें दिखा रहा है। 2008 से ईरान का नौसैनिक विस्तार लगातार जारी है, जिसका उद्देश्य अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती का मुकाबला करना और ईरानी स्वामित्व वाले वाणिज्यिक जहाज़ों की सुरक्षा करना है। यानी कि जो व्यापारिक जहाज़ हैं जिससे ईरान से आयात निर्यात अन्य देश में किया जाता है दुनिया भर के, उनकी सुरक्षा की बात है। हाल ही में स्वेज नहर के माध्यम से ईरानी युद्धपोतों का गुजरना एक ऐसी उपलब्धि जो दशकों में नहीं देखी गई। ईरान की क्षमताओं जो समुद्री क्षमता है में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो भूमध्य सागर तक अपनी पहुंच बढ़ा रही है। इसके अलावा ईरानी जहाज अब उत्तरी हिंद महासागर में काम करते हैं, जिससे प्रमुख रणनीतिक जलमार्गों में ईरान की उपस्थिति और मजबूत हो गई है। ये घटनाक्रम खुद को एक क्षेत्रीय नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित करने की ईरान की महत्वाकांक्षाओं को रेखांकित करते हैं, जो अपने हितों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री डोमेन पर प्रभाव डालने में सक्षम है। विशेषज्ञों ने अंटार्कटिका में ईरान की आकांक्षाओं के बारे में आशंका व्यक्त की है। वरिष्ठ सैन्य और खुफिया विश्लेषक योना जेरेमी बॉब ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के संभावित उल्लंघन और वैश्विक स्तर पर ईरान के आक्रामक व्यवहार की निरंतरता पर प्रकाश डाला। बॉब ने फॉक्स न्यूज़ डिजिटल से कहा कि अंटार्कटिक में अपनी सैन्य उपस्थिति और प्रभाव का विस्तार करने की ईरान की भविष्य की योजना न केवल इस मुद्दे पर बहुपक्षीय सम्मेलनों का उल्लंघन करेगी, बल्कि दुनिया भर में शासन की आक्रामकता की प्रवृत्ति को जारी रखेगी। उन्होंने आगे कहा, यानी कि जो बॉब फॉक्स हैं, उन्होंने कहा कि चाहे मूल रूप से हर महाद्वीप पर आतंकवाद हो या समुद्री क्षेत्र में बड़े पैमाने पर समुद्री डकैती, इस्लामिक गणराज्य यह दिखाना जारी रखता है कि वह विश्व स्थिरता के लिए खतरा क्यों है और उसे परमाणु हथियारों से दूर रखने में इजरायल और मोसाद की भूमिका महत्वपूर्ण क्यों बनी हुई है। बॉब ने आगे कहा कि अंटार्कटिका एक दूर का खतरा लग सकता है, लेकिन अगर पश्चिम उतनी ही नम्रता से काम करेगा जैसा उसने तब किया था जब ईरान ने हाल ही में परमाणु हथियार निरीक्षकों को बाहर कर दिया था, तो इस्लामिक गणराज्य अन्य ट्रैक पर और अधिक साहसी हो जाएगा। ईरान विशेषज्ञ पोटकिन अजर मेहर ने आंतरिक चुनौतियों के बीच गलत प्राथमिकताओं और भव्य योजनाओं पर जोर देते हुए ईरान की महत्वाकांक्षाओं और यूएसएसआर के पतन के बीच की समानताएं बताई हैं। अजर मेहर ने टिप्पणी की है कि ईरान में सब कुछ पतन से पहले यूएसएसआर के आखिरी दिनों की याद दिलाता है। पूरी तरह से गलत प्राथमिकताओं वाले राज्य की महत्वाकांक्षी लेकिन निरर्थक योजनाएं, अपने लोगों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ दिवालिया संस्थाएं लेकिन आडंबरपूर्ण बातें करती हैं। इनका ये कहने का मतलब है, अगर मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूं, कि ये कह रहे हैं, जो अजर मेहर ये कह रहे हैं कि ईरान जैसे जो देश हैं ये अपने यहाँ के लोगों के लिए जो एक मूलभूत सुविधाएं होती हैं, फूड होता है, पानी होता है, दवाएं होती हैं, मेडिकल सुविधाएं होती हैं, वो चीज़ करने में अभी ये खुद असमर्थ हैं, लेकिन दुनिया को ये दिखाते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं। जैसे भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान नंगा भुखमंगा फकीर जो है, ये ऐसा दिखाता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, ये है वो है, हिंदुस्तान को ये कर दूंगा, जबकि उसको पता है कि हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में जितनी जनसंख्या रहती है, मतलब भारत में 28 राज्य हैं, उसमें से एक राज्य उत्तर प्रदेश में जितनी जनसंख्या उतनी पूरी पाकिस्तान की पॉपुलैरिटी है, मतलब पॉपुलेशन है, तो फिर भी वो आडंबर करता है। वैसे ही ये कहना चाह रहे हैं कि ईरान भी कितने बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन वो आडंबर कर रहा है कि मैं अमेरिका जैसे देश को आंखें दिखा दूंगा, ये है वो है, ऐसी चीज़ें, मतलब जो वहाँ के मतलब दुनिया में जो विश्लेषण करता है वो लोग ऐसा कह रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं की बात करें और सुरक्षा उपायों की बात करें तो क्या क्या ईरान के दावे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सावधानीपूर्वक जो प्रतिक्रिया दी है वो क्या कहता है। सबसे पहले हम अमेरिका की ही बात कर लेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने विदेश विभाग के माध्यम से महाद्वीप के नाजुक पर्यावरण की सुरक्षा की आवश्यकता पर बल देते हुए अंटार्कटिका में गतिविधियों के लिए ईरानी धन के उपयोग पर प्रतिबंध दोहराया है। ईरान द्वारा कतर में संग्रहित $6 बिलियन की संपत्ति जारी करने से अंटार्कटिका में एक बेस स्थापित करने सहित सैन्य उद्देश्यों के लिए इन निधियों के संभावित उपयोग के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। फॉक्स न्यूज़ ने विदेश विभाग से स्पष्टीकरण मांगा, जिस पर कड़ा जवाब आया, नहीं, कतर में रखे गए ईरान के धन का उपयोग अंटार्कटिका में किसी भी गतिविधि के लिए नहीं किया जा सकता है, ऐसा जवाब आया है।
ठीक है, विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि जारी की गई धनराशि विशेष रूप से मानवीय उद्देश्यों के लिए निर्धारित की गई है, यानी कि वहाँ उनकी जनता के लिए है, जैसे कि भोजन, दवा, चिकित्सा उपकरण और कृषि उत्पाद खरीदना, जिसकी चर्चा मैंने पीछे की कि इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है ईरान की, लेकिन वो आडंबर करने के लिए एक सैन्य बेस बनाना चाहता है, नौसैनिक बेस बनाना चाहता है, बनाकर ये दिखाना चाहता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, ये है यहाँ, ठीक है, अपना कॉलर खुद से उठाना चाहता है। खैर, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्या कहा, उन्होंने कहा, जो बाइडेन के ईरानी फंड जारी करने के फैसले की आलोचना इस आरोप के बीच तेज हो गई है कि इसने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमलों के लिए संसाधन उपलब्ध कराए हैं। फिलिस्तीन राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास ने पहले कहा था कि ईरान हमास को फंड देता है, जिससे विवाद बढ़ गया है ईरानी परिसंपत्तियों की रिहाई के आसपास। अंटार्कटिका पर स्वामित्व का ईरान का दावा उसकी भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और वैश्विक स्थिरता पर संभावित प्रभावों के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, जबकि तेहरान के इरादे अस्पष्ट हैं। अंटार्कटिका हितों की उसकी खोज मुखरता और विस्तारवाद के व्यापक पैटर्न का संकेत देती है, चूंकि मध्य पूर्व और उसके बाहर तनाव बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अंटार्कटिका में ईरान की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए और शांति और वैज्ञानिक सहयोग के प्रतीक के रूप में अंटार्कटिका की अद्वितीय स्थिति के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांत को बनाए रखना चाहिए। अंटार्कटिका को लेकर अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत ने वहां पे कई अपने अभियान जारी रखे हैं। अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान स्टेशन है, साथ ही साथ आपको अंटार्कटिका बिल क्या है इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी जरूर देंगे। अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान स्टेशन, अंटार्कटिका में भारत की उपस्थिति के साथ साथ भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 जो था उसकी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। अंटार्कटिक बिल क्या है, पहले आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं। यह अंटार्कटिका से संबंधित भारत का पहला घरेलू कानून है। इसका उद्देश्य अंटार्कटिक क्षेत्र में भारतीय अनुसंधान सुविधाओं के लिए घरेलू कानूनों के अनुप्रयोग का विस्तार करना है। अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान स्टेशन भारत अंटार्कटिक मैत्री और भारती में 2 परिचालन अनुसंधान केंद्र रखता है, जहां वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं। भारत न्यू एलेसुंड स्वालबार्ड आर्कटिक में हिमाद्री स्टेशन के साथ ध्रुवीय क्षेत्रों में कई अनुसंधान केंद्र संचालित करने वाले कुछ देशों में से एक है। पिछले 4 दशकों में भारत ने अंटार्कटिका में मिशन भेजे हैं, हालांकि ये मिशन अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा सीमित है। इस प्रकार अंटार्कटिका विधेयक 2022 वैज्ञानिक मिशनों के साथ साथ लोगों, नियमों और यात्रियों के अंटार्कटिक नियमों का एक व्यापक सेट स्थापित करता है। विधेयक का इरादा अंटार्कटिक संधि के किसी अन्य पक्ष से परमिट या लिखित प्राधिकरण के बिना अंटार्कटिका में भारतीय अभियानों को प्रतिबंधित करना, सरकार द्वारा नामित अधिकारी द्वारा निरीक्षण की आवश्यकता करना और निर्दिष्ट विधायी आवश्यकताओं का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाना है। इसका उद्देश्य अंटार्कटिक अनुसंधान के कल्याण और जमे हुए महाद्वीप की भूमि के संरक्षण के लिए एक कोष स्थापित करना भी है। अंटार्कटिक विधेयक भारतीय नागरिकों या भारतीय अभियानों के साथ आए विदेशी लोगों द्वारा महाद्वीप पर किए गए अपराधों के लिए अंटार्कटिका तक भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करेगा। विधेयक महाद्वीप पर ड्रिलिंग, ड्रेजिंग, उत्खनन या खनिज संसाधनों के संग्रह सहित कार्यों की एक विस्तृत सूची को प्रतिबंधित करता है। यह ऐसे हेलीकॉप्टरों को उड़ाने या उतरने या ऐसे जहाज़ों के संचालन की अनुमति नहीं देता है जो देसी जानवरों को परेशान करते हैं। अंटार्कटिक जो भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 था उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसकी अगर हम बात करें तो विधेयक के नियम विधेयक के तहत दी गई अनुमति के साथ अंटार्कटिका के भारतीय अभियान में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति, जहाज या विमान पर लागू होंगे। अंटार्कटिका में कई प्रकार के क्षेत्र शामिल हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसमें इसकी बर्फ की चट्टानें और इसके बगल में महाद्वीप शेल्फ का कोई भी हिस्सा शामिल है। 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के दक्षिण में सभी द्वीप यानी कि उनकी बर्फ की अलमारियों सहित समुद्र और वायु क्षेत्र। केंद्रीय समिति ने क्या कहा था, केंद्रीय समिति क्या कहती है? केंद्र सरकार अंटार्कटिक शासन और पर्यावरण संरक्षण समिति का गठन करेगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव समिति की अध्यक्षता करेंगे। रक्षा, विदेश मामले, राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय सहित कई मंत्रालयों और संगठनों से 10 सदस्यों को नामित किया जाएगा। केंद्र सरकार अंटार्कटिक पर्यावरण और भू राजनीति क्षेत्र से 2 विशेषज्ञों को भी नामित करेगी। समिति के कार्यों को अगर हम बात करें तो विभिन्न गतिविधियों के लिए परमिट प्रदान करना, अंटार्कटिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए लागू अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को लागू करना, उनका अनुपालन बनाए रखना,
संधि, कन्वेंशन और प्रोटोकॉल पक्षों द्वारा दी गई प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करना और उसका मूल्यांकन करना। अन्य पक्षों के साथ अंटार्कटिका गतिविधियों के लिए शुल्क पर चर्चा करेगी। परमिट की आवश्यकताएं कहाँ होने वाली है, तो विभिन्न गतिविधियों के लिए समिति से परमिट या किसी अन्य प्रोटोकॉल लिखित प्राधिकरण आवश्यक होगा, जिसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी तो आपको बता रहे हैं। अंटार्कटिका की यात्रा या वहां रहने के लिए एक भारतीय अभियान, अंटार्कटिका में किसी भारतीय स्टेशन पर जाने या ठहरने वाला व्यक्ति होगा इसके अंदर। अंटार्कटिका में प्रवेश करने या रहने के लिए भारतीय पंजीकरण वाला जहाज या विमान, एक व्यक्ति या जहाज जो खनिज संसाधनों के लिए ड्रेजिंग या खुदाई करता है या खनिज संसाधन के नमूने एकत्र करता है, उनके लिए ये परमिट जरूरी होगा। ऐसे कार्य जो देसी प्रजातियों को खतरे में डाल सकते हैं, किसी व्यक्ति, जहाज या विमान द्वारा अंटार्कटिका में अपशिष्ट डंपिंग करना, इसके लिए भी परमिशन आपको लेना पड़ेगा। समिति द्वारा परमिट जारी करने से पहले आवेदक को प्रस्तावित गतिविधि का पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन करना होगा। इसके अलावा अनुमति तब जारी नहीं की जा सकती है जब तक कि समिति ने अभियान के लिए अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति तैयार नहीं कर ली हो। निषिद्ध गतिविधियां क्या हो सकती हैं, तो विधेयक के तहत अंटार्कटिका में कुछ परिचालन निषिद्ध हैं, जिनमें परमाणु विस्फोट या रेडियोधर्मी अपशिष्ट निपटान करना, गैर बाझ मिट्टी का कार्य वहाँ पर, पानी में अपशिष्ट डालना, प्लास्टिक या जहरीले पदार्थों को उसमें डालना या निकालना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। अपराध और दंड क्या हो सकते हैं। विधेयक अपनी शर्तों का उल्लंघन करने पर परिणामों की रूपरेखा तैयार करता है। उदाहरण के लिए अंटार्कटिका में परमाणु विस्फोट करने पर 20 साल की जेल की सजा, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, और कम से कम 50 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। बिना लाइसेंस के अंटार्कटिका में खनिज संसाधनों के लिए ड्रिलिंग करने या गैर देसी जानवरों या पौधों को आयात करने पर 7 साल तक की कैद और 10 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। केंद्र सरकार विधेयक के तहत एक या एक से अधिक अन्य न्यायालयों को नामित न्यायालय के रूप में नियुक्ति कर सकती है और विधेयक के तहत दंडनीय गतिविधियों की सुनवाई के लिए अपने क्षेत्रीय प्राधिकारी को नामित कर सकती है। अंटार्कटिका विधेयक 2022 का उद्देश्य अंटार्कटिक संधि, अंटार्कटिक समुद्री जीवित संसाधनों के संरक्षण पर कन्वेंशन और पर्यावरण संरक्षण पर अंटार्कटिक संधि प्रोटोकॉल को लागू करना है। आइए थोड़ी सी आपको बताएं कि अंटार्कटिक संधि क्या है। आगे हमने उस पर चर्चा की हुई है, लेकिन थोड़ी सी और मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ। 60% दक्षिण की सभी भूमि और बर्फ की जो चट्टानें हैं को अंटार्कटिका कहा जाता है। अंटार्कटिक संधि पर पहली बार 1 दिसंबर 1959 को वाशिंगटन डीसी में 12 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। तब से इस संधि पर 42 और देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। ऐसे 54 राज्य हैं जिन्होंने संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने 19 अगस्त 1983 को अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए और 12 सितंबर 1983 को यह एक सलाहकार दल बन गया। 20 मई 1980 को अंटार्कटिक पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए और विशेष रूप से अंटार्कटिका के समुद्री जीवित संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कैनबरा में अंटार्कटिक समुद्री जीवित संसाधनों के संरक्षण पर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। 17 जून 1985 को कन्वेंशन की पुष्टि के बाद भारत अंटार्कटिक समुद्री जीवित संसाधनों के संरक्षण आयोग में शामिल हो गया। अंटार्कटिका एक जमे हुए महाद्वीप के रूप में है जो भारत के दक्षिण में और हिंद महासागर के पश्चिम में है। इसका शाब्दिक अर्थ है अंटार्कटिक का शाब्दिक अर्थ है आर्कटिक के पार। यह वह महाद्वीप है जो दक्षिण में सबसे दूर है और पूरी तरह से अंटार्कटिक सर्कल के अंदर है, जो दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर जाता है। यह दक्षिणी महासागर के ठंडे पानी द्वारा शेष विश्व से अलग होता है, जो भारतीय अटलांटिक और महासागरों के दक्षिणी भागों से बना है। अंटार्कटिका 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है और 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैला है। यह महाद्वीप एक ऊंचा पठार है जो पूरे वर्ष जमा रहता है। महाद्वीप पर कोई तटीय मैदान नहीं है। इसमें पर्वत श्रृंखलाएं, चोटियां, भ्रंश घाटी और ज्वालामुखी होती हैं। इसमें 2 विस्तृत प्रवेश द्वार हैं, वेडेल सागर और रास सागर, और ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत पूरे महाद्वीप को पार करते हैं और भूमि को पश्चिमी अंटार्कटिका और पूर्वी अंटार्कटिका में विभाजित करते हैं। अंटार्कटिका प्रायद्वीप दक्षिण अमेरिका की ओर इंगित करता है। यह एंडीज पर्वत श्रृंखला की निरंतरता है। माउंट सिडली और माउंट एरेबस क्रमशः
अंटार्कटिका का पहला और दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। अंटार्कटिका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो हमेशा बर्फ और बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे सफ़ेद महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसकी बर्फ की परत 4000 मीटर गहरी है। पर्वत श्रृंखलाओं के बीच शुष्क, घुमावदार, जमी हुई और खाली घाटियां हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें भारत के अनुसंधान केंद्रों की, तो एक है दक्षिण गंगोत्री, जो कि अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान स्टेशन है। दक्षिण गंगोत्री भारत का पहला अंटार्कटिक अनुसंधान बेस स्टेशन था। भारत के अंटार्कटिक कार्यक्रम में यह स्टेशन शामिल था। यह दक्षिणी ध्रुव से लगभग 2500 किलोमीटर दक्षिण में है। वर्तमान में दक्षिण गंगोत्री एक आपूर्ति डिपो और पारगमन शिविर के रूप में कार्य करता है। बेस का नाम उसी नाम के ग्लेशियर के नाम पर रखा गया है। 1983-84 में तीसरे भारतीय अंटार्कटिक अभियान के दौरान स्टेशन बनाया गया था। यह पहली बार था जब किसी भारतीय दल ने अंटार्कटिका में वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए सर्दी बिताई। 81 व्यक्तियों के एक दल ने 8 सप्ताह में स्टेशन का निर्माण किया। इस स्टेशन का निर्माण जनवरी 1984 के अंत में भारतीय सेना के सहयोग से किया गया था और सोवियत और पूर्वी जर्मनी के साथ मिलकर 26 जनवरी को भारतीय गणतंत्र दिवस मनाया गया था। दक्षिण गंगोत्री को 1988-89 में बर्फ में डूबने के बाद छोड़ दिया गया था, क्योंकि ये बर्फ से दब गया था। 25 फरवरी 1990 को स्टेशन को अंततः निष्क्रिय कर दिया गया और आपूर्ति बेस में बदल दिया गया। उसके बाद मैत्री अनुसंधान केंद्र आया। ये कब आया? क्या है मैत्री अनुसंधान केंद्र भारत का? तो अंटार्कटिक में भारतीय अनुसंधान केंद्र, मैत्री अनुसंधान केंद्र आर्कटिका में भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का दूसरा अस्थायी अनुसंधान स्थल है। यानी कि गंगोत्री के बाद मैत्री दूसरा आया, जब गंगोत्री बर्फ में डूब गई। तो भारतीय अभियान जो दिसंबर 1984 के अंत में एक दल के साथ पहुंचा, स्टेशन पर काम शुरू करने वाला पहला था। प्रथम आश्रय आईवी द्वारा बनाए गए थे। अंटार्कटिक अभियान 1989 में समाप्त हुआ। पहले स्टेशन दक्षिण गंगोत्री के ठीक पहले 1990-91 में दब गया और छोड़ दिया गया। मैत्री सिरमाकर ओएसिस के ऊबड़ खाबड़ और पहाड़ी इलाकों में स्थित है। मैत्री रिसर्च सेंटर रूस के नोवोलासारेस्व्याक्या स्टेशन से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। यह स्टेशन विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकी से सुसज्जित है। सर्दियों में इसमें अधिकतम 25 लोग रहते हैं। मैत्री स्टेशन के सामने मीठे पानी की झील पानी को फिल्टर करती है। ब्लू आइस रनवे लगभग 10 किलोमीटर दूर है। हवाई क्षेत्र जो मैत्री स्टेशन और नोवोलासारेस्व्याक्या को सेवा प्रदान करता है का प्रबंधन अंटार्कटिक लॉजिस्टिक सेंटर इंटरनेशनल यानी कि ALCI द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद आया भारतीय रिसर्च स्टेशन। अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान स्टेशन भारतीय एक अस्थायी रूप से कर्मचारियों वाला अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन है। यह भारत की तीसरी अंटार्कटिक अनुसंधान सुविधा है और मैत्री के साथ 2 कार्यकाल भारतीय अनुसंधान स्टेशनों में से एक है। यह स्टेशन 18 मार्च 2012 से चालू है। यह पूरे वर्ष बसा रहता है। सर्दियों में 47 और गर्मियों में 72 शोधकर्ता और तकनीशियन काम करते हैं। इसके पूरा होने के बाद से भारत दक्षिणी आर्कटिक सर्कल के अंदर कई स्टेशनों वाले 9 देशों में से एक रहा है। भारतीय का शोध उद्देश्य समुद्री अध्ययन और महाद्वीपीय पृथक्करण की प्रक्रिया पर केंद्रित है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के भूवैज्ञानिक अतीत के बारे में हमारे मौजूदा ज्ञान को बेहतर बनाने के लिए अध्ययन की भी अनुमति देता है। बात करते हैं 1998 की। तो 1998 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने एक स्वतंत्र अनुसंधान और विकास इकाई के रूप में राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR बनाया। यह गोवा राज्य में स्थित है। यह ध्रुवीय और दक्षिणी महासागरों में देश के अनुसंधान प्रयासों का प्रभारी है। यह सभी ध्रुवीय और दक्षिणी महासागर वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ साथ संबंधित लॉजिस्टिक संचालन की योजना, प्रचार, समन्वय और कार्यान्वयन के लिए देश का नोडल निकाय है। अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान केंद्र मैत्री और भारती के साथ साथ भारतीय आर्कटिक अनुसंधान आधार हिमाद्री का प्रबंधन और रखरखाव करता है। मंत्रालय के अनुसंधान पोत ORV, सागर कन्या और अन्य मंत्रालय चार्टर्ड अनुसंधान जहाज़ों का प्रबंधन करता है। भारत का जो कार्यक्रम 1981 में अपनी स्थापना के बाद से लगातार चलते आ रहा है। भारतीय
अंटार्कटिक कार्यक्रम ने 40 वैज्ञानिक मिशन किए हैं और अंटार्कटिका में 3 भारतीय अनुसंधान स्टेशन स्थापित किए हैं, जिन्हें दक्षिण गंगोत्री 1983, मैत्री 1988 और भारती 2012 कहा जाता है। मैत्री और भारतीय पूरी तरह कार्यात्मक हैं। भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का प्रबंधन राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR गोवा द्वारा किया जाता है, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र एजेंसी है। 20 नवंबर 2021 को भारत ने अंटार्कटिका के लिए 41वां वैज्ञानिक अभियान सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। अंटार्कटिक में भारतीय अनुसंधान स्टेशन भारत के लिए एक मूल्यवान संसाधन है। यह भारत को प्रतिकूल वातावरण में महत्वपूर्ण अनुसंधान करने की अनुमति देता है और यह भारत को अंटार्कटिका में उपस्थिति भी प्रदान करता है। यह स्टेशन भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए एक मूल्यवान प्रशिक्षण स्थल भी है। भारत को अंटार्कटिका में अपने अनुसंधान स्टेशन का समर्थन और विस्तार जारी रखना चाहिए। हम उन 7 देशों के दावों की बात करेंगे जो अंटार्कटिका के हिस्सों पर दावे करते हैं और उनको लेकर एक विशेषज्ञ हैं जिनका नाम है मैथ्यू टेलर। इनके द्वारा अंटार्कटिका पर ये विशेष टिप्पणी की गई है। टिप्पणी क्या कहें, एक लेख प्रकाशित किया गया था BBC के द्वारा। हम उसको आपको बताने की कोशिश करेंगे। मैथ्यू टेलर द्वारा अंटार्कटिका से ये लेख प्रकाशित हुआ है। उनके शब्द, हम जो उन्होंने कहा है वही चीज़ें आपको बताने की कोशिश करेंगे, यानी कि आप समझिए कि मैथ्यू टेलर ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। 7 देशों ने अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों पर दावा किया है और कई देशों की वहां मौजूदगी है। वे सभी इस जमी हुई बंजर भूमि का एक टुकड़ा क्यों चाहते हैं। मैं चट्टानी तालाबों के बीच एक रास्ता चुनता हूं और एक चट्टान पर अपना निचला हिस्सा बसाता हूं। पहाड़ से घिरी खाड़ी में एक शानदार शांत दृश्य सामने आता है। तभी मेरे पैरों के पास उथले पानी में एक चमक दिखाई देती है, सफ़ेद और काले रंग का एक तीर। वह कौन सी पृथ्वी की मछली है, मेरा धीमा दिमाग सोचता है। जैसे मेरी आंखों के सामने एक जेंटू पेंगुइन पानी से बाहर निकलता है, खुद को एक चट्टान पर स्थिर करता है, मुझे अजीब नज़रों से देखता है, चिल्लाता है और बर्फ़ में फिसल जाता है। अंटार्कटिका सबसे कठिन जगह है जिसके बारे में मैं लिखना जानता हूँ। जब भी आप वहाँ होने के अनुभव को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं तो शब्द आपकी उंगलियों के नीचे घुल जाते हैं। कोई संदर्भ बिंदु नहीं। सबसे शाब्दिक अर्थ में अंटार्कटिका अमानवीय है। जो लेख मैं आपको सुना रहा हूँ, ये लेख भी इंग्लिश में था, इसको हमने हिंदी में कन्वर्ट किया है गूगल के माध्यम से। तो शब्द जो होंगे थोड़ा कठिन होंगे, तो थोड़ा अपनी इफर्ट लगाइएगा इसको समझने के लिए। अरब से लेकर एरिजोना तक अन्य रेगिस्तानों में लोग रहते हैं। मनुष्य उनमें या उनके आसपास रहते हैं, उनमें जीविका ढूंढते हैं, उन्हें अपनी कल्पना और अपनी सरलता से आकार देते हैं। कोई भी व्यक्ति अंटार्कटिका को आकार नहीं देता। यह दुनिया का सबसे शुष्क, सबसे ठंड, सबसे तेज हवा वाला स्थान है, जो फिर ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चिली और अर्जेंटीना ने अंटार्कटिका के मानचित्र पर क्षेत्रीय दावों के साथ खाली बर्फ को उकेरते हुए रेखाएं खींची हैं। अंटार्कटिका एक देश नहीं है, इसकी कोई सरकार नहीं है और स्वदेशी आबादी भी नहीं है। इसके बजाय पूरे महाद्वीप को एक वैज्ञानिक संरक्षण के रूप में अलग रखा गया है। अंटार्कटिक संधि जो 1961 में लागू हुई, बौद्धिक आदान प्रदान के आदर्श को स्थापित करती है। सैन्य गतिविधि पर प्रतिबंध है, साथ ही खनिजों की खोज पर भी प्रतिबंध है। रूस, चीन और अमेरिका सहित 50 राज्यों ने अब संधि और उससे जुड़े समझौतों की पुष्टि कर दी है। फिर भी पहले के शाही अभियानों की एक विरासत, जब सेकल्टन और बाकी लोगों ने अपने झंडे लगाने के लिए बर्फीले तूफानों से संघर्ष किया, राष्ट्रीय लोभ है। विज्ञान आज अंटार्कटिका में मानव जांच को संचालित करता है। फिर भी एक कारण है कि भूविज्ञानी अक्सर इसे केंद्र में रखते हैं। सरकारें वास्तव में जानना चाहती हैं कि बर्फ के नीचे क्या है। शब्द फुसफुसाए, तेल। कुछ भविष्यवाणियों से पता चलता है कि अंटार्कटिका में तेल की मात्रा 200 अरब बैरल हो सकती है, जो कुवैत या अबू धाबी से कहीं अधिक है। संभावनाएं कम नहीं हैं, संभावनाएं बहुत हैं। अंटार्कटिक तेल निकालना बेहद कठिन है और इस समय बेहद महंगा है, लेकिन यह अनुमान लगाना असंभव है कि 2048 में वैश्विक अर्थव्यवस्था कैसी दिखेगी। जब अंटार्कटिक संभावना पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रोटोकॉल नवीकरण के लिए आएगा, उस स्तर तक ऊर्जा की भूखी दुनिया हताश हो सकती है। अंटार्कटिक संधि ने सभी क्षेत्रीय दावों को स्थगित कर दिया है, लेकिन इससे नियमों का उल्लंघन बंद नहीं हुआ। नीचे जो कुछ भी हो सकता है उस पर पकड़ बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि ऐसा व्यवहार करें जो कि आप उस स्थान के मालिक हैं।
राष्ट्र राज्य जो काम करते हैं उनमें से एक पासपोर्ट पर मुहर लगाना है। इसलिए जब अंटार्कटिक पर्यटक पोर्ट लॉकराय में ब्रिटिश स्टेशन पर जाते हैं तो वे अपने पासपोर्ट पर मुहर लगा सकते हैं। यह इस तथ्य के बावजूद है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र के अस्तित्व को मान्यता नहीं देता है। वास्तव में चिली और अर्जेंटीना दोनों भूमि के एक ही टुकड़े पर दावा करते हैं और उनके पास अपने स्वयं के पासपोर्ट टिकट तैयार है। एक और चीज़ जो राज्य करते हैं या करते थे वह है डाक सेवाएं संचालित करना। यूक्रेन के वोलोनारडस्की बेस पर मैंने खुद एक पोस्ट कार्ड लिखा। मैथ्यू उस पर एक गाय के साथ एक सजावटी यूक्रेनी टिकट खरीदा और इसे उनके पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। इसे आने में 2 महीने लगे। बुरा नहीं, पृथ्वी के छोर से है, यानी कि एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचना इतना आसान नहीं है। लेकिन पर्यटकों की मौज मस्ती में झंडे लहराना शामिल है। रूस ने अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर अड्डे बनाने का निश्चय किया है। अमेरिकी दक्षिणी ध्रुव पर एक बेस संचालित करता है अमेरिका, जो हर क्षेत्रीय दावे को आसानी से पूरा करता है। इस साल चीन ने अपना चौथा बेस बनाया, अगले साल यह 5वां निर्माण करेगा, यानी कि ये 2014 की हम बात कर रहे हैं। 2014 में चीन ने अपना बनाया था और अमेरिका के द्वारा भी ऐसा ही कुछ किया गया था। अंटार्कटिका के सभी 68 अड्डे कथित तौर पर शांतिपूर्ण अनुसंधान केंद्र हैं जो वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए स्थापित किए गए हैं। अंटार्कटिक एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर विज्ञान में खोज के लिए वहां पर अपने अनुसंधान केंद्र लगाए जाते हैं। उदाहरण के लिए चिली और अर्जेंटीना दोनों अंटार्कटिक मुख्य भूमि पर अस्थायी सेना की उपस्थिति बनाए रखते हैं और चिंता की बात यह है कि कुछ देश या तो सैन्य तैनाती की रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं या इसके बजाय अनिवार्य रूप से सैन्य अभियानों के लिए नागरिक सुरक्षा ठेकेदारों की भर्ती कर रहे हैं। अंटार्कटिक का आसमान असामान्य रूप से साफ है और रेडियो हस्तक्षेप से भी असामान्य रूप से मुक्त है। वे गहरे अंतरिक्ष अनुसंधान और उपग्रह ट्रैकिंग के लिए आदर्श है, लेकिन वे गुप्त निगरानी नेटवर्क स्थापित करने और आक्रामक हथियार प्रणालियों के रिमोट कंट्रोल के लिए भी आदर्श है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने हाल ही में चीन के नवीनतम अड्डे को एक खतरे के रूप में पहचाना है, विशेष रूप से निगरानी क्षमता के कारण। इसमें कहा गया है अंटार्कटिक ठिकानों का उपयोग दोहरे उपयोग वाले वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए तेजी से किया जा रहा है, जो सैन्य उद्देश्यों के लिए उपयोगी है। कई सरकारें अंटार्कटिका की यथास्थिति को अस्वीकार करती हैं, जो यूरोपीय प्रयास पर बनी है और शीत युद्ध की भू राजनीति से घिरी हुई है, जो कुछ लोग का कहना है अतीत की महाशक्तियों को अनुचित प्रभाव देती है। ईरान ने कहा है कि वह अंटार्कटिका तुर्की में भी निर्माण करने का इरादा रखता है। भारत का अंटार्कटिक भागीदारी का एक लंबा इतिहास है और पाकिस्तान ने वैज्ञानिक सहयोग के नाम पर अंटार्कटिक विस्तार को मंजूरी दी है, लेकिन यथास्थिति स्वनियमन पर निर्भर करती है। अंटार्कटिक संधि का कोई दांत नहीं है। प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और अप्रत्याशित खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के अवसरों पर तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए यह केवल मेरे पेंगुइन की तरह चीख सकता है और बर्फ में उछल कूद सकता है।